हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आरआरबी को लेकर स्टूडेंट के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि मैम हम क्या एक से अधिक जोन में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। हमारे पास बीएमएलटी है तो हम असिस्टेंट के लिए और सुपरिटेंडेंट दोनों के लिए एलिजिबल है या नहीं। हमने अप्लाई कर दिया है, अब हम करेक्शन कैसे करें, लास्ट डेट कौन सी है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद भी आपका अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। उम्मीद है कि आपके सारे सवाल के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और आज के इस वीडियो में नर्सिंग वालों के लिए भी कुछ स्पेशल है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये आ रहा है कि मैम हम क्या एक से अधिक जोन में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और कौन सा जोन सेलेक्ट करें हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो पहली बात हम उस पर करते हैं। लेकिन जब आप आरआरबी की वेबसाइट पर जाते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है। क्या करना होता है? अकाउंट क्रिएट करना होता है। ये बेसिक सा सिंपल सी जानकारी है। अकाउंट क्रिएट अकाउंट करते हैं आप तो उसमें आपको आपकी जो जानकारी है वो फिल करनी होती है। तो उन सभी बेसिक इंफॉर्मेशन को आप समझदारी से शांति पूर्वक फिल करें, क्योंकि आप जो अकाउंट क्रिएट करेंगे उस अकाउंट में आप चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें कोई भी डाटा आप चेंज नहीं कर सकते। जब आप आगे इसकी लास्ट डेट लिखी हुई है कि किस डेट में आप किस डेट तक चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई कर दिया है उसमें अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए डेट दी हुई है। लेकिन उसमें आप ना तो अकाउंट को चेंज कर पाएंगे, आपने जो अकाउंट क्रिएट किया है, आपने जो इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करी है वो वही रहेगी। इसीलिए पूरा ध्यान पूर्वक उसको फिल करें। दूसरी बात कि आप जो आरआरबी सिलेक्ट करेंगे उसको भी चेंज नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, अपनी जनरल इंफॉर्मेशन आपने सबमिट कर दी। उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट आपका आता है कि हम अब आरआरबी सिलेक्ट करना चाहते हैं कि कौन सी आरआरबी सिलेक्ट करें, है ना। यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आपको आरआरबी को सिलेक्ट करना है जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी आरआरबी दी हुई है। अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलुरु है, भोपाल है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है। तो जब आप आरआरबी सिलेक्ट करने जाते हैं आपके सामने तीन ऑप्शन है, तीन चीजों को आप देख सकते हैं। पहली चीज नियरेस्ट, कि मैम हम हमारे पास वाली जगह में अप्लाई करना चाहते हैं। मैं एमपी से हूँ, राजस्थान से हूँ, गुजरात से हूँ। तो आप अगर ये देख रहे हैं कि आपके पास में कौन सा है ताकि आप घर के पास रहें, तो वो तो हो गया नियरेस्ट। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका पास कौन सा पड़ता है, तो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आप ये देख सकते हैं कि पोस्ट कहाँ पर ज्यादा है ना। पोस्ट कहाँ पर ज्यादा है, भोपाल में है, गोरखपुर में है, आपके कोलकाता में है, मुंबई में है। जहां पोस्ट ज्यादा है अगर आप वहां अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां भी कर सकते हैं, पोस्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि आपकी जो पोस्ट है वो लैब असिस्टेंट और लैब सुपरनेटेंट। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन यही हो रहा है कि हम बीएमएलटी से हैं या हमने बीएमएलटी करी हुई है तो हम सुपरनेटेंट और असिस्टेंट दोनों में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अभी इस पर भी बात करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखें। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप ऐसी जगह देख रहे हैं, ऐसी आरआरबी सिलेक्ट कर रहे हैं कि जहां असिस्टेंट और सुपरनेटेंट दोनों की पोस्ट है, कि हमारे पास बीएमएलटी है, हम दोनों के लिए एलिजिबल है, तो हम ऐसी जगह सिलेक्ट करना चाहते हैं जहां पर दोनों ही पोस्ट पर वैकेंसी है। तो मान लीजिए आप कोलकाता सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ असिस्टेंट के लिए भी है और सुपरनेटेंट के लिए है, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हैं। तीन चीजें आपने देखी, एक तो नियरेस्ट, या तो आपको कॉन्फिडेंट है कि मैम हमने अच्छे से तैयारी करी हुई है, हमें बस नियरेस्ट देखना है, वहां पर पोस्ट कितनी भी हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी चीज आप देख सकते हैं कि पोस्ट कितनी है, कहाँ पर ज्यादा है। अब इसके लिए मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे से ये चीजें बता चुकी हूँ कि असिस्टेंट के लिए कौन कौन से आरआरबी में कितनी पोस्ट है और सुपरनेटेंट के लिए कितनी है। तो असिस्टेंट के आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ पर है, कोलकाता में है ना। बाकी की पोस्ट यहाँ पर है, कहाँ पर कितनी पोस्ट है उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने आरआरबी चूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से करें, सोच समझ कर करें, क्योंकि उसमें आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे।
अगर आप बात करते हैं सुपरनेटेंट की, तो सुपरनेटेंट में ये बेंगलुरु, बिलासपुर और जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता और मुंबई में है, जिसमें सबसे ज्यादा 11 पोस्ट जो है आपकी मुंबई में है। तो आप सुपरनेटेंट के हिसाब से भी चॉइस कर सकते हो। अब बात कहाँ आ रही है कि आप आरआरबी सिलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, है ना? भोपाल है, बिलासपुर है, आप जहां पर भी सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि आपने मान लीजिए बिलासपुर सिलेक्ट किया है, अब आपने बीएमएलटी करी हुई है और आप असिस्टेंट और सुपरनेटेंडेंट दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन बिलासपुर में आप देख रहे हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, बिलासपुर में है कि नहीं है आप देख लेना। लेकिन बिलासपुर में, बिलासपुर कहाँ गया, ये रहा, लेकिन बिलासपुर में असिस्टेंट के लिए ही पोस्ट है, सुपरनेटेंडेंट के लिए नहीं है। तो फिर आप कहेंगे कि मैम हम एलिजिबल नॉट एलिजिबल बता रहा है, क्योंकि वहां पोस्ट ही नहीं है, तो आप अप्लाई कर रहे हैं तो नॉट एलिजिबल ही बताएगा। तो अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसी जगह देखिए जहां पर दोनों में पोस्ट है, दोनों में वैकेंसी है, ठीक है, असिस्टेंट में भी और सुपरनेटेंडेंट में भी। और ये पॉइंट भी आपको देखना है कि आप जिस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं, क्या उस कैटेगरी की पोस्ट उसमें है या नहीं है। तो दो चीजें आपको देखनी है कि आप जिस आरआरबी से सिलेक्ट करने जा रहे हैं, जिस आरआरबी को सिलेक्ट करने जा रहे हैं, उसमें असिस्टेंट और सुपरनेटेंडेंट दोनों के लिए पोस्ट है या नहीं। अगर आप ओनली असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस यही देखना है कि असिस्टेंट के लिए पोस्ट है, मैं जिस कैटेगरी में डालना चाहता हूँ उस कैटेगरी में पोस्ट है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप केवल सुपरनेटेंडेंट के लिए डालना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि सुपरनेटेंडेंट के लिए मैं जिस कैटेगरी में डालना चाहता हूं उसमें है या नहीं है। दो पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं। लेकिन अगर आप बीएमएलटी वाले हैं और दोनों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं जिस भी आरआरबी को सिलेक्ट कर रहा हूं उस आरआरबी के अंदर उस पोस्ट पर वैकेंसी है या नहीं है, और जिस कैटेगरी से मैं डाल रहा हूं उस कैटेगरी में है या नहीं है। या तो फिर आप जनरल से फाइट कर सकते हैं, जनरल में भी आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपकी ये तीन चीजें होती है, ये तीन चीजें देखकर और फिर आपको अपनी आरआरबी सिलेक्ट करनी है। और आप जो भी आरआरबी सिलेक्ट करते हैं, आपको जब अगर सिलेक्शन हो गया आपका, तो फिर ज्वाइनिंग भी आपको वहीं पर मिलेगी। क्लियर है? आई होप आपको आरआरबी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आरआरबी हम कौन सी चूज करें। और हाँ, आप एक से अधिक आरआरबी पर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब एक से अधिक में, एक से अधिक जोन में आप अप्लाई नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने चेन्नई में डाल दिया, तो फिर आप कोलकाता में नहीं डाल पाएंगे। या तो कोलकाता में डाल दीजिए या फिर चेन्नई में डाल दीजिए। इसीलिए ध्यानपूर्वक इसको सिलेक्ट करना है, आप एक से अधिक आरआरबी में अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, अब मैं ये भी बताऊंगी आपको आखिरी में कि ये पॉइंट कहाँ लिखे हुए हैं कि मैम हम एक से अधिक पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। वो सारे पॉइंट मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, और वो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी वो पीडीएफ भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए, अब बात करते हैं आपकी, ये मैंने यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसी लिखी हुई है, एक बार इसको देख लेना अच्छे से। और असिस्टेंट और सुपरनेटेंडेंट दोनों की दी हुई है। अगली बात जो आती है आपकी, जो मैंने अभी बोला था आपको थोड़ी देर पहले, कि नर्सिंग वालों के लिए कुछ स्पेशल है, और लेबोरेटरी जो टेक्नीशियन है उनके लिए भी कुछ स्पेशल है, असिस्टेंट के लिए भी और टेक्नीशियन के लिए भी। देखिए, एमएलटी एजुकेशन पॉइंट आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आया है। आप चाहे कोई से भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आरआरबी की कर रहे हो, ग्रुप 5 की कर रहे हो, डी ट्रिपल एस बी, ईएसआईसी, किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये टेस्ट सीरीज आपको ओनली 53 लाइन में मिलने वाली है, जिसमें आपको पीवाईक्यू, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे, और कई सारे क्वेश्चन, कई सारे टेस्ट हमने इसमें ऐड किए हुए हैं, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और भी आसान बना सकते हैं। तो आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप आपके सारे ही डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर करके टॉपिक को पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें आपको एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी कि टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ताकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे, ताकि आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाए। ओके, तो उसके लिए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। ये टेस्ट सीरीज, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम मिलेगा। ये एग्जाम बेस्ड एमसीक्यू इसमें हमने लिए हैं। तो ये लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट के लिए है। नर्सिंग वालों के लिए भी हमारे पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ये दोनों टेस्ट सीरीज आपको कितने में मिलेगी? 999 में।
अगर आप ये ज्वाइन करेंगे तो ये भी 999 में, और अगर आप असिस्टेंट टेक्नीशियन वाली ज्वाइन करते हैं तो वो भी 999 में। अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेरीज रहती हो तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये दोनों टेस्ट सीरीज हमारे MLT एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। बाकी कोई क्वेरीज रहती हो तो इन नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं नर्सिंग एग्जाम के लिए हमने यहाँ पर टेस्ट सीरीज बनाई है एक, जिसमें आपके एग्जाम बेस्ड MCQ रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम रहेगा। इसमें आपके सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, PYQ भी रहेंगे, और आपके टॉपिक वाइज भी MCQ रहने वाले हैं। तो बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से आपकी प्रैक्टिस इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके हो सकती है। ठीक है, तो यही आपके लिए स्पेशल था। अब हम बात कर लेते हैं आपके जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के ऊपर कि मैम हमने BMLT किया है, हमने DMLT किया है, तो हम किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, उस क्वालिफिकेशन पर जाकर देखना पड़ेगा कि हमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। ये हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इनके माध्यम से आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मैंने अभी आपको बताया ही है। टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टेलीग्राम पर ही मिलते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, और जो आईफोन वाले हैं, आईफोन वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे या नहीं, उसके लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अब आप आईफोन वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी एप्लीकेशन को आपके मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए देखते हैं, तो असिस्टेंट के लिए आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पहले अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ पर मांगा क्या गया है। या तो आपके पास में 12th साइंस से और DMLT होना चाहिए, 12th साइंस से, और अगर आपने DMLT किया है, 12th आपके पास में है, साइंस से होना चाहिए। हाँ, अब आप ये मत पूछना कि हमने 12th जो है वो आर्ट से करी है तो हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि 12th आपका साइंस से होना चाहिए। अब बात आती है कि या तो आपके पास में 12th और DMLT है, साइंस है, या फिर आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपकी सारे जो ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इनको आप पढ़ लेना कि अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए सर्टिफिकेट के साथ, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। ओके, तो ये हो गया आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। अब आती है लेबोरेटरी सुपरनेटेंट की बात। तो सुपरनेटेंट में आपके पास BSc विद बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, BSc विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज मेन और ऑप्टिमल सब्सिडरी सब्जेक्ट्स और इक्विवेलेंट प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। मीन्स आपके पास में BSc है, चाहे आपने बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस किसी से भी किया हो, और फिर आपके पास में अगर DMLT है, DMLT प्लस आपके पास में अगर BSc है, और BSc आपकी प्लेन नहीं होनी चाहिए, इन सब्जेक्ट से अगर है तो आप एलिजिबल हैं। या तो फिर आपके पास में ओनली BMLT है, अगर आपके पास में केवल BMLT भी है तो भी आप लेबोरेटरी सुपरनेटेंट के लिए एलिजिबल हैं। तो BSc DMLT आपके पास है तो एलिजिबल है, BMLT है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए फिर हमें फॉर्म अप्लाई करना है। अब आप मत पूछिएगा कि मैम हम एलिजिबल हैं या नहीं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जिसने 10th के बाद DMLT किया है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर 12th के बाद आपने कोई सर्टिफिकेट किया है यहाँ पर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का, तो आप एलिजिबल उसमें हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, अगर आप वो फुलफिल करते हो तो। अब बात आती है यहाँ पर, देखिए कि गड़बड़ कहाँ हो रही है कि स्टूडेंट का कहना है, अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज हमारे पास आ रहे हैं जो BMLT वाले हैं कि मैम हमने BMLT किया है तो हम दोनों के लिए एलिजिबल नहीं है। जब हमने फॉर्म भर कर देखा तो वहां पर नॉट एलिजिबल बता रहा है, हम असिस्टेंट के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो गलती कहाँ हो रही है, देखिए हम जैसे यहाँ पर जब आप क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करते हैं, आपने RRB सिलेक्ट कर लिया, अब आपको क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है कि आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन है, ताकि ये बता पाएंगे कि आप किस किस के लिए एलिजिबल हैं और नहीं है। तो देखो जब आप क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करते हैं तो 10th का तो सारा डाटा आप जब अकाउंट क्रिएट करते हैं और जब जनरल इंफॉर्मेशन फिल करते हैं वहीं पर आपको फिल करना पड़ता है। अब बात आती है यहाँ पर 12th से, तो आपके पास में एक तो 12th है, जो DMLT वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। आपके पास में 12th है
और अगर आपके पास में डीएमएलटी है, ये रहा यहाँ पर डीएमएलटी, ये रहा डीएमएलटी है, तो आप किसके लिए एलिजिबल हो गए? असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो गए। अगर आपके पास में 12th है और आपके पास सर्टिफिकेट है, देखो ये रहा सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एट पर विथ डिप्लोमा, तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है और इसके लिए जो क्राइटेरियाज दिए हुए हैं उनको अगर आप फुलफिल करते हो, आपके पास 12th अगर साइंस से है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं असिस्टेंट के लिए। अब बात आती है सुपरनिटेंडेंट की, तो सुपरनिटेंडेंट के लिए आपको 12th तो सिलेक्ट करना ही है। फिर अगर आपके पास में बीएमएलटी है, 12th आपने साइंस से सिलेक्ट कर लिया, फिर आपके पास में क्या है? बीएमएलटी, बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, और ब्रैकेट में लेबोरेटरी लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि जो बीएससी इन एमएलटी वाले हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं, बीएससी एमएलटी वाले और बीएमएलटी वाले दोनों ही इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप सुपरनिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th और आपको यहाँ पर बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करना है। अगर आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको क्या? 12th साइंस से, और आपका ये जो रहा यहाँ पर देखिए डीएमएलटी है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास डीएमएलटी नहीं है, सर्टिफिकेट है, तो फिर आप असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है 12th, और आप सर्टिफिकेट से कर सकते हैं। लेकिन मैम आपने ये तो नहीं बताया कि हम बीएमएलटी वाले कैसे दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सारे ही डाउट आई होप क्लियर हो जाएंगे कि कौन किसके लिए एलिजिबल है और किसके लिए नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्वालिफिकेशन टाइप मैट्रिकुलेशंस, जो कि जनरल इंफॉर्मेशन में ही आपको फिल करना होता है। फिर आती है यहाँ पर सेकंड कि आपने 10+2 सिलेक्ट किया है ना, 12th आपका साइंस से आपने सिलेक्ट किया हुआ है। फिर यहाँ आपने सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया हुआ है, मतलब देखो 12th और एमएलटी सर्टिफिकेट आपने अगर सिलेक्ट किया है तो आप किसके लिए? असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो। जोन आपने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था, ये जोन कहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, इसमें शो नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ये बिलासपुर सिलेक्ट किया हुआ था, तो आप जब जोन सिलेक्ट करते हो, आरआरबी सिलेक्ट करते हो, वो तो आपको पहले देख ही लेना है कि आप जिस भी आरआरबी में अप्लाई कर रहे हैं वहां पर पोस्ट है या नहीं, और दूसरी बात कि आप जिस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी में पोस्ट है या नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होगा। बात आपकी क्वालिफिकेशन की हो रही है, 12th और एमएलटी सर्टिफिकेट आपके पास में है, तो फिर आप असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो, आपने जिस भी आरआरबी में अप्लाई किया है उसमें, ठीक है, क्योंकि वहां पर असिस्टेंट की पोस्ट थी, आपने जिस भी कैटेगरी से सिलेक्ट किया। फिर बात आती है यहाँ पर कि अगर आपके पास में 12th और डीएमएलटी है, अभी जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपने 12th और डीएमएलटी को अगर सिलेक्ट किया है तो भी इसने क्या दिया कि आप असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो। ये दोनों ही असिस्टेंट की पोस्ट है कि आप असिस्टेंट के एलिजिबल हो, क्योंकि आपके पास में 12th और डीएमएलटी है। सर्टिफिकेट वाला भी क्लियर हो गया, डीएमएलटी वाला भी क्लियर हो गया। अब बात आ रही है आपके बीएमएलटी वाले स्टूडेंट की कि अगर मैम हमारे पास बीएमएलटी है तो हम क्या सुपरनेटेंडेंट और असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अक्सर इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर देखो मैट्रिकुलेशन आपका पहले हो गया, 12th साइंस से आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने बीएमएलटी सिलेक्ट किया, जैसा कि मैंने अभी आपको क्वालिफिकेशन में सिलेक्ट करते समय बताया था कि आपने 12th सिलेक्ट किया, बीएमएलटी या फिर बीएससी एमएलटी आपने सिलेक्ट किया, तो फिर आप किसके लिए एलिजिबल है? ओनली सुपरनिटेंडेंट के लिए एलिजिबल है। किसके लिए? ओनली सुपरनिटेंडेंट के लिए एलिजिबल। अब देखो अगर आपने 12th बीएससी एमएलटी और सर्टिफिकेट को सिलेक्ट किया, क्योंकि देखो अगर ये सर्टिफिकेट से असिस्टेंट की पोस्ट को एलिजिबल मान रहा है तो फिर बीएमएलटी आपको एक तरीके से आप यूं मान लीजिए ना कि ये सर्टिफिकेट ही है डिप्लोमा सॉरी इसका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट ही मान सकते हैं, और बाकी के क्राइटेरियाज भी आप फुलफिल करते हैं आप, तो उसमें आपको सर्टिफिकेट बीएससी एमएलटी और 12th तीनों ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि आप असिस्टेंट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, सुपरनेटेंडेंट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। क्लियर है अब आपको? यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो क्वालिफिकेशन आप ऐड करते समय ध्यान रखें, अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो असिस्टेंट और सुपरनेटेंडेंट दोनों में, 12th बीएससी एमएलटी और सर्टिफिकेट देख रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों पोस्ट असिस्टेंट की है, ये दोनों पोस्ट सुपरनेटेंडेंट की है। लेकिन मैंने जो जोन सिलेक्ट किया था उस जोन में दोनों ही पोस्ट पर वैकेंसी थी, इसीलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा जोन सिलेक्ट करते हैं जिसमें ओनली सुपरनेटेंडेंट की पोस्ट है, तो फिर अगर आप सर्टिफिकेट भी डालेंगे तो भी आपका सुपरनेटेंडेंट ही देगा, ठीक है। और अगर उसमें केवल असिस्टेंट की पोस्ट है तो फिर आप तीनों डालेंगे तो केवल असिस्टेंट पर ही आएगा।
असिस्टेंट के लिए ही आप एलिजिबल होंगे। ओके, तो क्वालिफिकेशन को लेकर आपके डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट बचता है तो फिर आगे अभी और सुनिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी आपका डाउट बचता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब देखो मैम, हमने अप्लाई तो कर दिया है, अब हम कैसे करेक्शन करें कि मैम हमने ऐसे जोन में ही सिलेक्ट किया है जहां पर दोनों पोस्ट पर वैकेंसी हमारे पास बीएमएलटी भी है, तो मैम हम कैसे चेंज करें? तो आप देखो, पहली बात तो ये हो जाएगी कि आपने जो अकाउंट क्रिएट किया है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। जो आरआरबी आपने सेलेक्ट करी है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं केवल आप आपकी जैसे क्वालिफिकेशंस में, और भी कुछ दिए हुए हैं जो कि आप डिटेल नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं कि किस किस में आप चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए यहाँ पर इन्होंने करेक्शन के लिए डेट दी हुई है 17/9/2024 से 26/9/2024 के बीच आप करेक्शन कर सकते हैं। उसमें जो भी आपकी मॉडिफिकेशन करते समय जो भी फी लगेगी आपको वो फी वहां पर पे करनी होगी और फिर आप करेक्शन कर सकते हैं 17/9/2024 और 26/9/2024 के बीच। ओके, ये फिर 26 के बाद में आप नहीं कर पाएंगे। और रही बात, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कहना है कि मैम हमारा जो बीएमएलटी हमने किया है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो देखो, रिजल्ट की बात अगर आती है तो अगर आप लास्ट डेट जो है इसकी 16/09/2024 तक, 16/9/2024 तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल है। 16/9 के बाद फिर मान्य नहीं किया जाएगा। ओके, तो इसका आपको ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन को देखो इसमें कहीं पूछा नहीं गया है, आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस की बात आती है तो एक्सपीरियंस आपके पास में है तो आप भर सकते हैं, क्योंकि वो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आपको फिल करना है। आपके पास में है तो आप उसमें फिल कर सकते हैं, नहीं है तो फिर नहीं भी कर सकते हैं, तो भी आप एलिजिबल है। ओके, अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कोलकाता लिया है तो कोलकाता में सुपरिटेंडेंट के लिए भी वैकेंसी है और असिस्टेंट के लिए भी है। असिस्टेंट कहाँ गया, ये रहा। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी है और सुपरिटेंडेंट के लिए भी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी देखो लेबोरेटरी असिस्टेंट की 18 है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी हुई है, तो आप कैटेगरी सिलेक्ट करते समय ध्यान रखें कि आप जिस कैटेगरी में सिलेक्ट करना चाहते हैं उसमें कितनी पोस्ट है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट फाइट करना चाहते हैं अनरिजर्व में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 वैकेंसी है। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट में देखेंगे आप टोटल कितनी वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है। तो इसी प्रकार आप जोन सेलेक्ट करते समय ध्यान रखिएगा। जैसे कोलकाता सिलेक्ट किया है, यहाँ पर दोनों ही पोस्ट पर वैकेंसी है, तो फिर आप आपके पास अगर बीएमएलटी है तो फिर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं। ओके, ये डाउट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये जैसे मैंने चेन्नई का यहाँ पर लिया है, तो चेन्नई में आप अप्लाई कर रहे हैं, बीएमएलटी वाले हैं, सुपरिटेंडेंट के लिए डाल रहे हैं, तो वहां पोस्ट ही नहीं है। तो ये देखना है, यहाँ पर केवल असिस्टेंट के लिए पोस्ट है, सुपरिटेंडेंट के लिए है ही नहीं, तो फिर मतलब आप यहाँ पर एलिजिबल ही नहीं है। हाँ, अगर आप सर्टिफिकेट से डाल रहे हैं तो सर्टिफिकेट से फिर आप असिस्टेंट के लिए एलिजिबल होंगे। ओके, तो ये मैंने दोनों ही आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लाकर बता दिए हैं कि कैसे आपको जोन सेलेक्ट करना है, कैसे क्वालिफिकेशन ऐड करना है। देखिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। अब बात आती है कि प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखो, आप आरआरबी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, असिस्टेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि असिस्टेंट में भी डीएमएलटी मांगा गया है। तो डीएमएलटी बीएमएलटी आपने किया हो, आपका जो ओवरऑल सिलेबस होता है वो पूरा सिलेबस आपका इस महाराजा बैच के अंदर कवर करवाया जाता है। चाहे कोई से भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट की, टेक्नीशियन की, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, या फिर अगर आप बीएमएलटी भी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से सारे टॉपिक को कवर करते हैं, और साथ ही साथ जितने भी पीवाईक्यू हैं वो भी इस बैच में आपको मिलेंगे। और पीवाईक्यू के साथ साथ जो सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू है वो भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। और बाकी के कोर्स के फीचर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें वीडियो लेक्चर आपको मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स आपको मिलती है, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, और पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड करके आप एप्लीकेशन के अंदर देख सकते हैं ऑफलाइन मोड में। ठीक है, तो और इसकी वीकली लाइव क्लासेस आप सभी को पता ही है, हम संडे को लाइव क्लास लेते हैं वीकली, तो आप लाइव क्लास में जुड़कर भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हमने वैसे इसमें टेस्ट ऐड किए हैं। तो ये ओवरऑल महाराजा बैच के बारे में है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से एमएलटी एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा आपका अगर कोई सवाल है तो आप इन नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। अब बात आती है मैम कि आप किस किस कैसे बता रहे हैं कि हम
इसमें एलिजिबल है या नहीं है, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, पहला तो आप डिटेल नोटिफिकेशन देख लीजिए। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपका जो ये CEN नंबर है यहाँ पर 4/2024, एक तो आपका डिटेल नोटिफिकेशन मिलेगा, उसी के नीचे आपको फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन करके एक PDF मिलेगी, उसको आप डाउनलोड करना। उसमें आपके यहाँ पर देखो सारे सवाल और उनके आंसर दिए हुए हैं। तो एक बार अप्लाई करने से पहले आप इन सभी को जरूर पढ़ लेना। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, सारी चीजें इसमें दी हुई है। तो एक बार अप्लाई करने से पहले इन सारे सवाल और इनके जवाब को जरूर पढ़ लेना। उम्मीद है कि सारे डाउट आपके इससे क्लियर हो जाएंगे और जो मैंने बताया उससे भी क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, ये बात आ रही थी कि मैम फाइनल रिजल्ट आर एक्सेप्टेड आफ्टर 16 सितंबर 2024 कैन आई अप्लाई, यानी कि अगर आपका रिजल्ट 16 सितंबर के बाद आता है तो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पर क्लियर लिखा है नहीं। अगर आपका 16 के बाद आता है तो आप फिर उसके लिए पात्र नहीं है। अंतिम तिथि से पहले आपका रिजल्ट आपके पास में होना चाहिए। देखिए, कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशंस फॉर अदर पोस्ट, क्या मैं अन्य पदों के लिए सामान्य आवेदन प्रस्तुत कर सकता हूं? तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, यस यू कैन सबमिट कॉमन एप्लीकेशंस फॉर अदर पोस्ट ऑल्सो इफ यू फुलफिल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। मतलब कि एक से अधिक पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हो, आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन उतनी है, तो फिर आप फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक से अधिक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बट कैन आई अप्लाई टू डिफरेंट RRB फॉर डिफरेंट पे लेवल? अगर आप चाहते हैं कि मैम हम अलग अलग पे लेवल के साथ अलग अलग RRB को सिलेक्ट कर दें, तो फिर ऐसा आप नहीं कर सकते। नो कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई फॉर ओनली 1 RRB। कैन आई अप्लाई टू मोर देन 1 RRB? एक से अधिक RRB में हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? तो आप एक से अधिक RRB में भी अप्लाई नहीं कर सकते। आप जो भी RRB सेलेक्ट करें, इसीलिए ध्यान पूर्वक करें, क्योंकि आप फिर RRB जो आपने सेलेक्ट करी है उसमें करेक्शन नहीं कर सकते। कैन आई अप्लाई मल्टीपल एप्लीकेशंस टू सेम RRB? आपने एक ही RRB सेलेक्ट करी है, लेकिन उसमें अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस मल्टीपल अप्लाई कर रहे हो बार बार, तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं। नो, यू शुड नॉट मल्टीपल एप्लीकेशंस टू सेम RRB। एक ही RRB में आप रिपीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। बाकी के यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी हुई है, जैसे कि लेसिक सर्जरी वालों के लिए भी दी हुई है, तो ये भी आप देख लेना। इसके अलावा इसमें और बहुत सारे सवाल हैं जो कि आपको डिटेल PDF में मिलेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कैन आई चेंज माय चूजन RRB? क्या मैं अपना चूज किया हुआ RRB बदल सकता हूँ? तो आपने एक बार जो RRB सिलेक्ट किया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। In the applications only matriculation is visible. How do I aid my other qualifications? आवेदन में केवल मैट्रिकुलेशन ही दिखाई दे रहा है, मैं अन्य योग्यता उसमें कैसे जोड़ूं? तो आपका जो क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो ऐड बटन है उस पर क्लिक करना है, जो क्वालिफिकेशन वाला, और वहां से फिर आप अदर क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैट्रिकुलेशन तो आपको पहले ही फिल करना होता है। बाकी की क्वालिफिकेशन आपको ऐड करनी है, तो जो क्वालिफिकेशन वाला है वहां पर ऐड बटन, उस पर क्लिक करें ऐड बटन पर, और फिर अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करें। ओके, देखो, बाकी की आप हाउ कैन आई पे द फीस, कैसे पे करनी है आपको, ये बाकी की प्रोसेस, मुझे कितनी फीस देनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 मार्क की नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। ओके, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, सभी के आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। वोम शुड आई कॉन्टेक्ट इन केस ऑफ क्वेरी रिलेटेड टू सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन? अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो फिर आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं, ये आपके फोन नंबर भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है उसका याद रखिएगा, CEN 4/2024। ठीक है, तो ये सारे सवाल थे जिनके जवाब उम्मीद है आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। अब आप फॉर्म अप्लाई करें तो ध्यान पूर्वक करें, अच्छे से शांति पूर्वक करें, अच्छे से सारी जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से RRB सिलेक्ट करते हो, आपके जनरल इंफॉर्मेशन हो, उनको ध्यान पूर्वक सिलेक्ट करें और फॉर्म फिलअप करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।